फिर दूसरे में सम्यक संकल्प, प्लेस, राइट रिजॉल्व, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना है। तो पीसफुल रेनंसिएशन एंड नॉन सेंसुअलिटी, यानी कि मध्यम मार्ग में सम्यक दृष्टि से यदि आप देखें तो आप जो है अपनी इंद्रियों को बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हो। जैसे आपको भूख लग रही तो आपने खाना खा लिया, लेकिन इच्छाओं को भी ज़्यादा जागृत नहीं होने देते, बाहर से उनको प्रेरित नहीं होने देते, इंस्पायर नहीं होने देते। तो इंद्रियों का निग्रह जो है इस रूप में किया गया कि आपने अपनी इच्छाओं को जागृत नहीं होने दिया, लेकिन जागृत इच्छाओं को तृप्त कर दिया। कुछ समझ में आया? तो ये मध्यम मार्ग और सम्यक मार्ग हो गया। ये क्या माना गया तीनों? अभी आपने बताया था शील, प्रज्ञा, शील। ये शील है। सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना, चुगली ना करना, निंदा ना करना, किसी को कष्ट पहुंचे ऐसी बात नहीं करना। इसका मतलब आपकी स्पीच जो है वो राइट स्पीच होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। सम्यक कर्म करना है आपको, हानिकारक काम नहीं करना है, राइट कंडक्ट होना चाहिए, नो किलिंग और इंजरिंग। तो एक तरह से ये वेजिटेरियनिज्म की तरफ ले जा रहे हैं बुद्ध जो। बौद्ध धर्म में वेजिटेरियनिज्म को इतना स्ट्रिक्टली नहीं माना गया है। जब तक आपको ज़रूरत ना हो तब तक आपको किसी जानवर को मारना नहीं है, लेकिन कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए तो आप जानवर को मारे बिना या किसी की इंजरी किए बिना, यदि आपको भोजन किसी भी प्रकार का प्राप्त नहीं होता है तो आप उसको कर सकते हो। इस प्रकार की छूट कहीं कहीं साहित्य में दिखाई पड़ती है, बौद्ध साहित्य में। भगवान बुद्ध इसकी छूट देते थे नहीं देते थे वो एक अलग चीज़ है। हालांकि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई कुशिनारा में, वो एक शूद्र व्यक्ति के यहाँ पहुँचे थे, अनटचेबल के यहाँ, और उसको पोर्क खिला दिया था। तो पोर्क खिला दिया था या भगवान बुद्ध ने स्वयं खाया था? तो पोर्क, कुछ लोग जो है बौद्ध साहित्य में ये बताते हैं कि भगवान बुद्ध जो है उसका मन नहीं खराब करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे हाँ, कल्याण मित्र भी कहा गया, सही है। तो भगवान बुद्ध जो है वो ये नहीं चाहते थे कि वो जो अनटचेबल है, वो अस्पृश्य व्यक्ति यह महसूस करे कि मैं चूँकि अस्पृश्य हूँ, मैं उच्च कुल का नहीं हूँ, इस वजह से ये मेरे यहाँ भोजन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने वो भोजन ग्रहण किया, लेकिन दूसरे दिन फिर डिसेंट्री और तमाम समस्याओं की वजह से उनकी डेथ हो जाती है ना। तो सम्यक जीविका, आपकी जो आजीविका, लाइवलीहुड जो आपका है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार आपको नहीं करना है। रेमडेसिविर बेचने का काम नहीं करना है, एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन नहीं बेचना है इस तरह से, है ना। 50 रुपये का इंजेक्शन 3000 रुपये में, 30,000 रुपये में बेचा है ना लोगों ने। तो हानिकारक व्यापार नहीं करना, इस प्रकार का कोई व्यापार नहीं करना। स्मगलिंग नहीं करना, ड्रग्स का व्यापार नहीं करना, जो नुकसान पहुंचाए किसी को, इस प्रकार का व्यापार नहीं करना।
तो इसका मतलब है कि जो बौद्ध धर्म को धारण करेगा इसकी कोशिश रहनी चाहिए कि वो उसकी जीविका यानी उसका लाइवलीहुड जो है वो अच्छा रहे। आप तो सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, अच्छे व्यापार में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ करप्शन नहीं करना है, ठीक है ना। तो करप्शन नहीं करना। आपने देखा अच्छे कलेक्टर को किस तरह से दिक्कत आती है, उनको किस तरह से परेशान करते हैं। तो कल हम लोगों ने अपने मैसेज अभियान से और कमेंट और उससे मदद की थी कि नहीं, तो सक्सेस रहा वो अभियान अपना। तो अगर आप बुद्ध के इन अष्टांगिक मार्ग पे चलोगे तो हम भी मदद के लिए आ जाएंगे, आपके लिए कभी भी आ जाएंगे, है ना। हम भी कभी भी आपकी मदद कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कोशिश करिएगा कि सम्यक रहें, राइट एफर्ट होने चाहिए, सम्यक प्रयास हो। किसके लिए? सम्यक प्रयास हो आपके, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। गार्ड अगेंस्ट करप्टिंग इन्फ्लुएंसेस। तो जो करप्टिंग इन्फ्लुएंसेस आएंगे, जो आपको करप्ट बना सकती है, उनसे गार्ड करना है खुद को। तो ये राइट एफर्ट हो जाएगा, सम्यक प्रयास हो जाएगा। और सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, स्पष्ट ज्ञान से देखना, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, मेमोरी, यहां पर कह सकते हैं माइंडफुलनेस, मेमोरी, और सम्यक समाधि, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। तो ये ज्ञानशील और समाधि, तीसरा नंबर का, ये पहला बताया था आपको प्रज्ञा, तीसरा चौथा पांचवा बताया था शील, मोरल वर्च्यू। शील को इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग मोरल वर्च्यू। एंड थर्ड मेडिटेशन, समाधि। इन तीन को समाधि कहा गया। तो निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना, स्वयं का गायब होने का मतलब सेल्फलेस हो जाना, है ना, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ माइंड, अपनी स्व को गायब कर देना, अपने अहंकार को गला देना, अपने अहंकार को गला देना, ये राइट कंसंट्रेशन है, समाधि। स्वयं को गायब कर देने का मतलब ये, यही चीज़ आपको वेदांत के माध्यम से स्वामी विवेकानंद में देखने को मिलती है। यूनिफिकेशन ऑफ माइंड, समाधि। वो समाधि में रहते थे ना, रामकृष्ण परमहंस इसी अवस्था में रहते थे। देखा जाए तो रामकृष्ण परमहंस ने जीते जी निर्वाण प्राप्त कर लिया था। ठाकुर जो थे, इनको ठाकुर कहा जाता था। ठाकुर की स्थिति यही स्थिति थी, परमहंस की स्थिति। ये जो परमहंस शब्द है, ये निर्वाण के काफ़ी नज़दीक है। भगवान बुद्ध का निर्वाण और ठाकुर का परमहंस होना, ये दोनों काफ़ी नज़दीक है। ठाकुर का परमहंस होना, भगवान बुद्ध का निर्वाण प्राप्त करना और महावीर का केवल्य प्राप्त करना। केवल्य, ये केवल्य भी वही वर्ड है जिसको बोलेंगे केवल ज्ञान। ज्ञान रह जाता है, बाकी सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। क्या रह जाता है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हो गया तो फिर वो केवल्य हो गया। तो ये केवल्य हो जाता है, भगवान बुद्ध के इसमें जाकर के निर्वाण हो जाता है, और यही विवेकानंद की समाधि है, समाधि वाली अवस्था है। विवेकानंद भी इसी अवस्था को प्राप्त कर गए थे।
स्वामी विवेकानंद भी अपनी समाधि में इसी स्थिति को प्राप्त कर गए थे। खुद को यूनिफिकेशन ऑफ माइंड, सेल्फलेस कर दिया था उन्होंने, खुद को लेस कर दिया, खुद की कोई तरफ इच्छाएं नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस भी यही थे, इसीलिए उनको कहा जाता था काली के साथ भोजन करना। उनका तादात्म्य किससे हो गया था? काली से हो गया था, माँ काली से। माँ काली में घुल मिल गए थे वो, यूनिफिकेशन विद काली, यूनिफिकेशन। इसीलिए जब उनसे कहा गया था कि विवेकानंद ने कहा था कि क्या आपने भगवान को देखा? उन्होंने कहा हाँ देखा, मैं तो उन्हीं के साथ रहता हूँ, दक्षिणेश्वर में काली के साथ रहता हूँ, मुझे आप दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, हम तो रोज मिलते हैं, भोजन करते हैं साथ में, आप भी देख लेना। ये स्थिति, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये भारतीय अध्यात्म की धाराएं हैं। और अगर आप सिख धर्म में जाएंगे तो वहाँ गुरु नानक की स्थिति भी यही दिखाई पड़ेगी। इसलिए गुरु नानक भी जो है, आप 4th पेपर का सिलेबस देखोगे तो किन किन लोगों के नाम है, इन सब के नाम है कि नहीं है? गुरु नानक का नाम है, विवेकानंद का नाम है, बुद्ध का नाम है, महावीर का नाम है कि नहीं है? सारे उन्हीं लोगों के नाम है सिलेबस में। देखा है सिलेबस? इन लोगों के नाम क्यों है? सारे इन्हीं लोगों के नाम क्यों है? और कबीर का नाम भी है, आपने देखा होगा। कबीर की जो निर्गुण भक्ति है वो यहीं ले जाती है, और मीरा भाई की जो सगुण भक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, यूनिफिकेशन ऑफ माइंड। तो मीरा बाई की जो भक्ति है वो सगुण भक्ति जरूर है, लेकिन मीराबाई की भक्ति भी यूनिफिकेशन ऑफ माइंड है। मैंने आपको एक ही चैप्टर में सब कुछ बता दिया। अब अष्टांगिक मार्ग अब आप नहीं भूलोगे, सम्यक समाधि, निर्वाण प्राप्त थे ये सब लोग, चाहे मीराबाई हो और चाहे वो रैदास हो। रैदास जो हैं संत शिरोमणि कहलाते हैं, रविदास। तो रविदास संत शिरोमणि जो कहलाते हैं वो उसका कारण क्या है? यूनिफिकेशन था उनका भी भगवान के साथ में, गंगा के साथ में, गंगा के साथ मिले हुए थे। उनकी कठौती में गंगा आती थी, तो कठौती में कैसे आ जाती है? मन साफ होता है तो आती है। तो ये सारी चीज़ें मन साफ होने से, तो मन साफ होने का मतलब क्या है? मन साफ होने का मतलब हानिकारक कर्म नहीं करना, हानिकारक बातें नहीं करना, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करते रहना, और कोई भी हानिकारक व्यापार नहीं करना, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं ना। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव की स्थिति भी यही प्राप्त हो जाएगी, यही हो जाएगा। तो ये सब आप करोगे तो एक तरह से आप स्वयं को गायब कर दोगे। तो आपका यूनिफिकेशन हो जाएगा किसके साथ में? भगवान के साथ में। तो फिर आपकी समाधि लग गई, आप बुद्धि से काम लोगे, मॉरल वर्च्यू के ऊपर रहोगे, तो समाधि को प्राप्त हो जाओगे। तो बौद्ध धर्म के माध्यम से आपने क्या क्या समझ लिया? पढ़ रहे थे हम बौद्ध धर्म, हाँ, और समझ बैठे पता नहीं क्या क्या समझ लिया भाई, बहुत कुछ समझ लिया। आइए कुछ फोटो देख लेते हैं इनका। ये थोड़ी सी पता नहीं ईमेल मांग के क्या कर लेगा। ये चक्र
सॉरी, ये चक्र जो है ये आपको सब जगह मिलेगा। आइए मैं चक्र में ले चलता हूँ आपको। चक्र सब जगह मिलेगा। हिंदू धर्म में भी चक्र मिलता है, हिंदू धर्म के प्रतीक में भी, और चक्र आपको बौद्ध धर्म में भी मिलता है, जैन धर्म में भी चक्र मिलता है, और देखा जाए तो सिख धर्म में भी चक्र मिलता है। तो चक्र की अवस्था जो है वो सब में मिलती है। ठीक है, ये तो ये चीज़ जो है वो सभी से आती है। और ये 5 एग्रीगेट्स, 5 स्कंद अलग है, 5 एग्रीगेट्स हैं। कौन कौन से 5 एग्रीगेट्स हैं देखिए। फाइव मटेरियल एंड मेंटल फोर्सेस दैट टेक पार्ट इन द राइज ऑफ क्रेविंग एंड क्लाइंगिंग। ठीक है, पाली भाषा में इनको खंड कहते हैं। ठीक, और जो एकदम परंपरागत जो धर्म है वो कहलाता है थेरवाद। सॉरी, अब दिख रहा है आपको? उस समय थोड़ा लाइट हो गया था। थेरवाद, अभी हम इसमें चलेंगे तब आपको बताएंगे। स्थविरवादी जो हैं, स्थविरवादी और महासांगिक, दो बताए थे ना आपको। उसमें स्थविरवादी जो है वो लगभग थेरवाद हो जाता है। यही बाद में जाकर के हीनयान कहलाता है, लेसर व्हीकल, हीनयान, स्मॉलर व्हीकल या लेसर व्हीकल। ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, हीनयान क्या है? ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। हीनयान थेरवाद ट्रेडिशन में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ये जो 5 स्कंद है, याद रखिएगा, वो 3 स्कंद मत बताया कीजिएगा, ये रखिएगा। द बुद्धा टीचेज इन द पाली कैनन द 5 एग्रीगेट्स, यानी 5 स्कंदा की बात करते हैं। बुद्धा 5 एग्रीगेट्स की बात करते हैं, 5 स्कंद की बात करते हैं। ठीक है, ये है फॉर्म और मैटर। सो मैटर बॉडी और मटेरियल फॉर्म। मैटर बॉडी और मटेरियल फॉर्म। ठीक है, दिख रहा है आपको सबको? ये 5 चीजें हैं। 5 क्या क्या हैं, इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपने वहाँ नहीं किया हो तो मुझे लगता है उसमें आ ही गया होगा, हमारे उसमें नोट्स में। अभी थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था उसमें था ना ये 5 स्कंद, फॉर्म, मैटर, इसकी बात करते हैं। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्टेट रूपा ऑफ एनी पर्सन, sentient being and object to be composed of 4 basic elements of forces: earth, water, fire, wind। इनसे तो मैटर वाली चीज। फिर है सेंसेशन, फीलिंग, वेदना, पाली भाषा में शब्द को यूज किया गया है
vedana. So sensory experience of an object is either pleasant, unpleasant or neutral. चाहे वो आपको सुख देने वाली अवस्था हो, दुख वाली हो या फिर उदासीन अवस्था हो, लेकिन इनके सेंसेशन, मैटर एंड देयर फॉर्म एंड सेंसेशन. देन परसेप्शन, संज्ञा, पाली में उसको संज्ञा कहते हैं, संस्कृत में संज्ञा और पाली में संज्ञा. तो सेंसरी एंड मेंटल प्रोसेस दैट रजिस्टर्स, रिकॉग्नाइजेस एंड लेबल्स. सो फॉर इंस्टेंस द शेप ऑफ ट्री, कलर ग्रीन, इमोशन ऑफ फियर, ये सारी चीजें जो है ये परसेप्शन है, सेंसेशन के टाइप्स. एंड मेंटल फॉर्मेशंस, संस्कार, इसको संस्कृत भाषा में क्या कहा गया है? संस्कार. इसको संस्कार कहा है. एंड कॉन्शियसनेस. सो दीज आर 5 एग्रीगेट्स. कॉन्शियसनेस यानी कि विज्ञान, विज्ञान, पाली भाषा में उसको विज्ञान कहते हैं, विज्ञान. सो डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेट, अवेयरनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड एस्पेक्ट्स एंड इज ऑफ 6 टाइप्स स्टेट्स. पीटर हार्वे जो बताते हैं. तो ये है स्कंध. ठीक है, 5 स्कंध है ये, एग्रीगेट्स. और 5 हिंड्रेंसेस, जो इससे पहले वाली बात कर रहे थे हम लोग. ये 5 एग्रीगेट्स हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग. फॉर्म, कॉन्शियसनेस, फीलिंग, परसेप्शन, फॉर्मेशन. ठीक है, आइए वहीं चलते हैं जहाँ से हमने ये उठाया था. तो ये हैं 5 स्कंदास एंड दीज आर 5 हिंड्रेंसेस. 5 हिंड्रेंसेस, पंच निवरणानि. In the Buddhist tradition, the 5 hindrances are identified as mental factors that hinder progress in meditation. जो आपको दिक्कत पैदा करती हैं, ये hindrances वो हैं जिसकी वजह से आपका मेडिटेशन नहीं हो पाता, समाधि नहीं लग पाती. समाधि में ये रुकावट है, ये समाधि नहीं लगने देती. ये 5 वो चीज़ें हैं. In the Theravada tradition, these factors are identified specifically as obstacles of ज्ञानास, यानी ज्ञान के लिए ऑब्स्टिकल, कंसंट्रेशन के लिए दिक्कत है. Within meditation practice, within the Mahayana tradition, the 5 hindrances are identified as obstacles to samanta, tranquility. वो ट्रैंक्विलिटी के लिए और वो कंसंट्रेशन के लिए, दोनों में अंतर है. तो कल हम हीनयान और महायान के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे. तो 5 ये चीज़ें लिख लीजिए, 5 हिंड्रेंसेस. फर्स्ट, सेंसरी डिज़ायर्स, इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, काम इच्छाएं जैसे है. द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वांटिंग दैट सिक्स फॉर हैप्पीनेस थ्रू द 5 सेंसेस ऑफ साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड फिजिकल फीलिंग. तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी 5, इनकी जितनी इच्छाएं हैं, ये दिक्कत पैदा करती हैं. किसके अंदर दिक्कत पैदा करती हैं? समाधि में, मेडिटेशन में. कंसंट्रेशन नहीं लगने देती. इल विल, गलत इच्छाएं. ऑल काइंड्स ऑफ थॉट रिलेटेड टू वांटिंग टू रिजेक्ट, फीलिंग्स ऑफ हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट, हैट्रेड एंड bitterness, ill will.
sloth and torpor, heaviness of body and dullness of mind, which drag one down into disabling inertia and thick depression. तो ये जो एक तरह का जो हैवीनेस है बॉडी की, आपका जो भारीपन है, शरीर जो भारी हो जाता है, वो भी अपने आप में एक समस्या पैदा करता है। रेस्टलेसनेस एंड वरी, आप अगर कोई चिंता कर रहे हैं और आप थकान में हैं, द इनएबिलिटी टू कॉम द माइंड, तो आप दिमाग को काम नहीं रख पाएंगे, शांत नहीं रख पाएंगे। एंड डाउट, लेक ऑफ कन्विक्शन और ट्रस्ट, तो आप किसी में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, किसी को कन्विक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपके अंदर डाउट्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक तरह के हिंड्रेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपको पीछे ले जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई भाई? आज काफ़ी कुछ समझ में आया। तो केवल हम बुद्धा की इस तरह की बात नहीं कर रहे थे। हमने सबसे पहले सेक्शन में आपने 1.5 घंटा जो है वो परिचय प्राप्त किया, बुद्ध की यात्राएं की। कल की क्लास में भी ये चलेगा, कल भी पहले 1.5 घंटे का आपका सेशन जो है वो इसी टाइप का रहेगा जैसा आज था, और उसके बाद फिर हम बौद्ध धर्म के आगे के हिस्से में आएंगे, हीनयान, महायान और वज्रयान, जो उसकी एक तांत्रिक शाखा थी। और इसके अलावा फिर प्रज्ञा पारमिता शायद मैंने आज बता दिया है, नहीं तो फिर कल वाले में आ जाएगा, शुरू के 1.5 घंटे में आ जाएगा, नहीं तो बाद वाले में आ जाएगा, है ना। तो हम लोग लगभग रोज़ जो है करीब 3 घंटा, अभी 2 दिन बौद्ध धर्म करेंगे, 3-3 घंटे के 2 सेशन हो जाएंगे मिलके, और जैन धर्म के करेंगे, इसके बाद फिर जैन धर्म के करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। प्रत्येक समुत्पाद जो बताया था आपको, कॉमनली ट्रांसलेटेड एज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी कि कुछ भी अगर आज हो रहा है, कुछ भी, और जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है उसका ओरिजिनेशन कैसा है? डिपेंडेंट है। यानी कि ये जब सिद्धांत आ जाएगा, मैंने बताया था आपको कि कुछ बच्चे परीक्षा में लिख नहीं पाए थे, जब ये आया था एकदम से तो उनको लगा अचानक से कि क्या आ गया, है ना। ये याद रखिएगा, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन ये कई जगह पे काम आता है। बायोलॉजी में 2 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत का नाम है बायोजेनेसिस, हिंदी में उसको बोलते हैं जीवोत्पत्ति। जीवोत्पत्ति, बायोजेनेसिस, मतलब जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। एक शब्द और बताया था आपको पहले, जिसका नाम था सेल थ्योरी में आता है, वो एक सेंटेंस है। क्या बताया था? सेल्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारी सेल्स कहाँ से आई हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले से जो सेल्स थी वहाँ से आई हैं ये सेल्स, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आई हैं जितनी भी सेल्स आई हैं। जीव कहाँ से आया है? पहले से जो जीव है वहाँ से आया है। और यहाँ पर क्या है?
डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, एक ही बात हुई कि नहीं? पहले ओरिजिनेशन जो है, उत्पत्ति जो है, वो किसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जब हम न्यूटन की बात करते हैं या एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं, तब भी बोलते हैं कि जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ सेल्स अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, यहाँ जीवन आता है, जीव से उत्पत्ति होती है, और यहाँ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, या फिर क्रिया होती है तभी उसकी प्रतिक्रिया होती है, यानी कि रिएक्शन, प्रतिक्रिया उसी पे होती है, रिएक्शंस। तो कितनी चीज़ें मिल गई आपको? प्रतीत्य समुत्पाद। अब मुझे नहीं लगता आप प्रतीत्य समुत्पाद भूल जाओगे, अब नहीं भूल सकते। पाली भाषा में पत्तिका समुत्पाद, पाली भाषा में इसको बोलेंगे पत्तिका समुत्पाद। प्रतीक, प्रतीत्य इस टाइप से नहीं बोल के, पत्तिका ऐसा हो जाए, तो ये हो जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। पहले से जो सेल्स है, पहले से जो जीवन है, और पहले से जो क्रिया हो रही है, सो इज ए की डॉक्ट्रिन इन बुद्धिज्म shared by all schools of Buddhism. It states that all dharmas arises in dependence upon other dharmas. एक, if this exists, that exists. अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर वो एग्जिस्ट करता है। यह है तो वह है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, यह है तो वह है। ये उसमें भी पढ़ा दिया है, मैं यहाँ इसको फिर से लेके आया हूँ। उसका कारण है फिर से लेके आने का, उसका कारण है, और वो कारण ये है कि ये इन 12 चीज़ों से तय होता है, ठीक है। ये 12 चीज़ें जो है, इससे भी अच्छा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आगे देख लेते हैं। ये लिस्ट ऑफ निदानास, निदान्स की लिस्ट। ये देखिए, in the early Buddhist texts, dependent origin is analyzed and expressed in various lists of dependently originated phenomena. इसको कहा इन्होंने धम्मा। धम्मा और कॉजेज, कॉजेज को बोला है निदानास, निदान्स या निदानास आर को डिपेंडेंट प्रिंसिपल। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। यहां समझ रहे हैं आप लोग? When certain conditions are present, they give rise to subsequent conditions, which in turn give rise to other conditions, ठीक है। They give rise to subsequent conditions. तो आगे की कंडीशंस यहीं से राइज होती हैं, विच इन टर्न गिव राइज टू अदर कंडीशंस। सो फिनोमिना आर सस्टेन्ड ओनली सो लॉन्ग एज देयर सस्टेनिंग फैक्टर रिमेन्स। अगर ये फैक्टर्स होंगे तो ही आगे की घटनाएं होंगी।
So the most common one is a list of 12 causes. यहां याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये 12 जो हैं ये कॉजेज बताए गए, निदानास जो अभी बताए थे आपको, कॉजेज निदानास, ठीक है। बकनेल रेफर्स टू it as the standard list. It is found in section 12 of the संयुक्त निकाय। तो ये संयुक्त निकाय में मिलेंगे आपको, ये लिस्ट कहाँ मिलेगी? संयुक्त निकाय में। As well as in other suttas belonging to other nikayas and agams, the list also appear in महासांगिका। महासांगिका बताया था आपको, महासांगिका, और दूसरा कौन सा बताया था? थोड़ा ब्लर है, हल्का ब्लर तो हो सकता है, लेकिन हल्का ब्लर तो हो सकता है, ज़्यादा ब्लर है, हल्का ब्लर तो मेरे को भी दिख रहा है। ब्राइटनेस ज़्यादा है, ओके। अब ठीक है, थोड़ा पता नहीं इसमें प्रॉब्लम, मेरे इसमें तो ठीक दिख रहा है अपीयरेंस। एक्सपोजर कम करना है, वही एक्सपोजर वाला फिर देखना पड़ेगा ना। एक्सपोजर दिस सेट, अब ठीक है। अब काफी हद तक ठीक होगा। चलो अच्छा, इससे भी अगर ऐसे ही ट्रायल एंड एरर करते करते सीख जाएंगे, कैमरामैन भी बन जाएंगे। अब ठीक है मुझे लगता है। तो ये है, तो महायान सूत्राज में मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एविएटर सुलेमान, द 12 लिंक्स आर प्रतीत्य,
समुत्पाद, विच इज ए प्रोसेस ऑफ मेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये 12 कॉज है, ये कॉज लिस्ट है, और इस कॉज लिस्ट को ही उन्होंने कंडीशनिंग बताया कि यही रिबर्थ का कारण बनता है संसार में, इसी की वजह से रिबर्थ होती है, और इसकी वजह से ही सफरिंग, पेन या जो मिजरी है, दुख है, कष्ट है, वो होते हैं। एन ऑल्टरनेटिव थेरवाद इंटरप्रिटेशन रिगार्ड्स द लिस्ट एज, ठीक है, तो निब्बाना के लिए, निब्बाना किसके लिए बताया था? निर्वाण के लिए जो शब्द है वो शब्द है निब्बाना। तो निर्वाण के लिए आपको रीबर्थ साइकिल से अगर आपको बाहर आना है तो आपको इन कॉजेज को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से तो सारी समस्या खड़ी हो रही है। तो ये वो कॉजेज हैं, ये अविद्या पहला कॉज, अविद्या। अविद्या की वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। इग्नोरेंस, अविद्या, ये मीनिंग है। जब आप दुख को जानते नहीं हैं कि सफरिंग क्या है, इसको जब आप नहीं जानते तो उसको बोलेंगे अविद्या। ये बहुत बड़ी समस्या है। अविद्या की वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है। देखिए, इंडियन फिलॉसफी को यदि आप समझेंगे तो आप खुद की ज़िंदगी में भी बहुत सारा परिवर्तन लाए। नॉट नोइंग द ओरिजिनेशन ऑफ सफरिंग, यदि आप दुख की उत्पत्ति को नहीं जानते, नॉट नोइंग द सेसेशन ऑफ सफरिंग, कि उसका सेसेशन कैसे होगा, और नॉट नोइंग द वे ऑफ प्रैक्टिस लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि वो जो 4 आर्य सत्य हैं, वो 4 आर्य सत्यों को यदि आप नहीं जानते हो तो ये अविद्या है। संस्कारा, volitional formations, fabrications, constructions, choices. These 3 are fabrications: bodily fabrications, verbal fabrications and mental fabrications. गड़बड़ मत करो भैया, किसका माइक ऑन हो गया? ये बीच में डिस्टर्ब न किया करो, ध्यान रखा करो थोड़ा सा। ओके, ठीक है। तो अभी तक की बात समझ में आई कि नहीं? फिर विनाना, कॉन्शियसनेस, ज्ञान, विज्ञान, यानी आपको ज्ञान है कि नहीं है। सेंस, आपको सेंस है कि नहीं है, कॉन्शियसनेस है कि नहीं है उसकी। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, आई कॉन्शियसनेस, ईयर कॉन्शियसनेस, नोज कॉन्शियसनेस, टंग कॉन्शियसनेस, तो ये जो आप ज्ञानेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियों की जो बात है, विज्ञान या ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियां जो ज्ञान लेती हैं वो कॉन्शियसनेस। इसलिए मैं आपको सिविल सर्विसेज में कॉन्शियसनेस की बात करता रहता हूँ। शायद इसको कम हो गया ज़्यादा।
ठीक है, तो इसलिए कॉन्शियसनेस की बात की जाती है। नाम रूप, नेम एंड फॉर्म, मेंटालिटी एंड कॉर्पोरेलिटी, बॉडी एंड माइंड। तो नाम रूप, हिंदी वाले इस तरह से लिख लें इसको, नाम रूप। तो इसमें फीलिंग, परसेप्शन, इंटेंशन, कांटेक्ट, देखिए कितना बड़ा साइंस है। ये सब 2500 साल पहले चल रहा है हमारे यहाँ, 2005 BC में, 500 BC में, ठीक है, यानी कि 2500 साल पहले, यहाँ BC तो नहीं लिखेंगे, ये 2500 साल पहले ये सारी चीज़ें जो है वो समझाई जा रही थी। तो परसेप्शन, इंटेंशन, कांटेक्ट, अटेंशन, ठीक है। सदयतना, 6 सेंस बेसिस, सेंस सोर्सेस और सेंस का मीडिया, ये तो हर जगह पर आपको 12 ये चीज़ें मिलेंगी और फिर 12 ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। और ये सब मिलकर के क्या होगा, स्पर्श, कांटेक्ट सेंस, वेदना, वेदना जो आप महसूस करते हो, तो फीलिंग, सेंसेशन, ठीक है। तो विजन, हियरिंग, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, गैस्ट्रेटरी सेंसेशन, टैक्टाइल सेंसेशन, ये सारा जा करके देखिए आज, ठीक है। और जिससे क्रेविंग आता है, जो आपको क्रेविंग की बात बताई थी कल, तृष्णा, जो क्रेविंग जिससे आता, तृष्णा और इच्छाएं, और ग्रीड और थर्स्ट। तो जो थर्स्ट पैदा होती है, ताहा, ये तृष्णाएं, इच्छाएं, लालच, प्यास, ये जो समस्याएं हैं, ये कहाँ से आएंगी? 6 आर क्लासेस ऑफ क्रेविंग। क्रेविंग फॉर फॉर्म्स, क्रेविंग फॉर साउंड्स, क्रेविंग फॉर स्मेल्स, क्रेविंग फॉर टेस्ट, क्रेविंग फॉर टेक्टाइल सेंसेशंस एंड क्रेविंग फॉर आइडियाज। ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये, और फिर उपादान, ये हम सांख्य दर्शन में और उसमें भी देख रहे थे। अभी जब हम दर्शन में जाएंगे तो वहाँ बात करेंगे उपादान की। क्लाइंगिंग, ग्रेस्पिंग, सस्टेनेंस, अटैचमेंट, ये ठीक है ना। क्लाइंगिंग टू सेंसुअलिटी, ये काम के लिए। क्लाइंगिंग टू व्यूज, वित्ती कहा है ना। क्लाइंगिंग टू एथिक्स एंड वॉज, ठीक है, तो ये है। एंड क्लाइंगिंग टू सेल्फ व्यू, और भाव, भाव किससे जुड़े हुए? एग्जिस्टेंस के ऊपर, बिकमिंग एंड कंटिन्यूएशन। सो दीज 3 आर बिकमिंग, सेंसुअल बिकमिंग, फॉर्म बिकमिंग एंड फॉर्मलेस बिकमिंग। तो ये सब प्रतीत्य समुत्पाद में निकल करके आएगा, ये सब कारण है। और फिर आता है जाति, बर्थ, रीबर्थ, वॉट एवर बर्थ, टेकिंग बर्थ, डिसेंट, कमिंग टू बी, कमिंग फोर्थ, अपीयरेंस ऑफ एग्रीगेट्स एंड एक्विजिशन, ठीक है। और जरामरण, जरामरण में क्या क्या आ जाएगा? एजिंग और डीके एंड डेथ। वॉट एवर एजिंग, डिस्क्रेप्यूटेड, ब्रोकननेस, ग्रेइंग, रिंकलिंग, डिक्लाइन ऑफ लाइफ फोर्स। तो ये जो एजिंग होती है ना, एडोलेसेंस,
एजिंग, ये इसका पार्ट आएगा, जरा मरण। ठीक है, तो ये है प्रतीत्य समुत्पाद की कॉजेज की लिस्ट, निदानास। ठीक, द 12 ब्रांच्ड लिस्ट, दो पॉपुलर, is just one of the many less dependently originated dharmas which appear in the early sources. According to Analayo, the alternative list of dependently arising phenomena are equally valid alternative expressions of the same principle. तो 12 की लिस्ट ये है और 12 की लिस्ट लगभग ये है। तो ऐसा करके अदर लिस्ट जो है अल्टरनेटिव लिस्ट इन अदर निकायास, अगर आप अलग निकाय में जाते हो और अलग सूत्र में जा कर के पढ़ते हो, और इनका रिलेशन जो है वो कल आपको बताया था 5 एग्रीगेट्स के साथ दिया हुआ है। कौन कौन से 5 एग्रीगेट्स बताए थे, बताओ। कल आप 5 एग्रीगेट्स बताए थे, नाम बताओ जरा। इसमें देख के मत बताओ, अपने से बताओ। आ तो रहा है आपको, सही है। चलिए, अच्छा है, पढ़ रहे हैं आप लोग सब, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यही तो याद रखना है आपको, और क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें माथा बच्चे। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका डेवलपमेंट। तो बृहदारण्यक के हिसाब से भी बात करेंगे तो इससे भी आपकी इसकी तुलना देखने को मिलेगी। ये देखिए, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, ये इधर प्रतीत समुत्पाद में दिखते हैं। यही चीज़ आपको बृहदारण्यक में भी देखने को मिलती है। तो उपनिषदों के साथ इसका संबंध है। बौद्ध धर्म का उपनिषदों से और ज़्यादा, और ऋग्वेद के टेक्स्ट से भी ये सब चीज़ें निकली हुई हैं। तो इसका मतलब बुद्धिज़्म का जो बहुत सारा जो आइडियोलॉजी है वो ऋग्वेद में भी है और उपनिषदों से भी है। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको बेकार नहीं जाएगा आपका। इससे आपका फिलोसॉफी वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। और तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ये देखिए 12 फोल्ड चेन, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें यहाँ आएंगी। कौन सी? ये सॉरी, इग्नोरेंस, फॉर्मेशंस, कॉन्शियसनेस। ठीक, और ये 5 स्कंधा इधर दिए हैं। सेकंड एग्जिस्टेंस में इन्होंने इसे दिया है नाम रूप, द 6 सेंसेस, टच एंड सेंसेशन, फिर क्रेविंग, क्लाइंगिंग, बिकमिंग एंड बर्थ एंड ओल्ड एज एंड डेथ।
है ना। ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझाई हुई है उधर धम्मपद में और उधर। तो जो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा हुआ है उसका नाम याद रखिएगा, धम्मपद। धम्मपद, ठीक। और धम्मपद के ऊपर पिछली बार हमने क्लास भी ली थी, ठीक है। और इन्हीं सब से निकल करके ये निदान, ठीक है।